हेलो, वेलकम टू ऑल। हमारी कहानी स्टार्ट है गौरी, जिसकी लेखिका है स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रानी लक्ष्मीबाई हम सब जानते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। गौरी कहानी उनकी एक ऐसी कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे गौरी के माता पिता उसके विवाह के लिए चिंतित हैं और उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश में हैं। पिछले 2 भागों में हमने इस विषय में पढ़ा और आज हम उस घटनाक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं जब उनके 2 रिश्तों की बात हो चुकी है। एक रिश्ता सीताराम जी का है, जो देश प्रेमी हैं और योग्य होते हुए भी उन्होंने सरकार का कोई पद नहीं लिया है, बल्कि अपने देश के लिए स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े हैं और कांग्रेस के दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। उनके 2 नन्हे बच्चे हैं जिनकी परवरिश के लिए वो विवाह करना चाहते हैं। यह उनकी दूसरी शादी है और गौरी के माता पिता उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने के बाद भी उनसे सिर्फ इसलिए विवाह के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही बच्चे हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी के बच्चे की धाय बनकर जाए, पत्नी बनकर नहीं। क्योंकि गौरी की यह पहली शादी है। गौरी बहुत ही लाड प्यार से पली उनकी एकमात्र संतान है, इसलिए गौरी के लिए वो उसके योग्य वर की तलाश में है और इस योग्य वर की तलाश में उन्हें एक नायब तहसीलदार का पद धारण किए हुए एक युवक का रिश्ता मिलता है, जिसके लिए वो हाँ कर देते हैं और दोनों ही पक्षों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गौरी जो निर्भीक और निडर लड़की है, उसके बावजूद भी विवाह जैसे विषय पर वह निश्चिंत होकर और संकोच छोड़कर अपने माता पिता से कुछ नहीं कह पाती और अपने मन की पीड़ा को मन ही मन दबा लेती है। जब दोनों के व्यक्तित्वों का मूल्यांकन करती है, तब पाती है कि सीताराम जी कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया है। वे सत्याग्रही हैं और सत्याग्रह आंदोलन में कई बार जेल जा चुके हैं, जबकि नायब तहसीलदार अंग्रेजों के जरा से इशारे पाकर अपने ही देशवासियों के साथ कोई भी निम्न से निम्न कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार की बात सुनकर गौरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसका विवाह ऐसे किसी व्यक्ति से हो जो अपने देश प्रेम को छोड़कर किसी अन्य देश के लोगों की गुलामी करे, किसी अन्य देश के शासन का हिस्सा बने। इसकी अपेक्षा वो उस गरीब सत्याग्रही सीताराम जी से अधिक प्रभावित है और उनके बारे में विचार करते ही श्रद्धा से उसका सर झुक जाता है। ऐसे समय में जब दोनों पक्षों से विवाह की तैयारियां हो रही हैं, नायब तहसीलदार के पक्ष से भी और गौरी के माता पिता के पक्ष से भी, और दोनों ही पक्ष प्रसन्न हैं, तभी एक घटना हो जाती है। विवाह के ठीक 15 दिन पहले गौरी के घर एक तार आता है कि नायब तहसीलदार के पिताजी का देहांत हो गया है, जिसके कारण विवाह कुछ दिनों के लिए टालना पड़ेगा। ऐसी खबर सुनते ही, ऐसा समाचार जैसे ही मिलता है, गौरी बड़ी निश्चिंत हो जाती है। उसे जिस अवसर की तलाश रहती है, वह अवसर जैसे उसे मिल गया हो। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होने लगे। कितनों को सजा मिलती, कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था, तभी से उसे चिंता थी कि ना जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार वह ध्यान से पढ़ती थी और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही, फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा,
माँ मैं कानपुर जाऊंगी। गौरी को जिस अवसर की तलाश थी वह उसे मिल गई थी। जब नायब तहसीलदार के घर से यह सूचना आई कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है, अब अगले कुछ समय के लिए विवाह नहीं हो सकेगा, लगभग 1 वर्ष के लिए, तो गौरी को जैसे समय सा मिल गया और उसके हृदय से बोझ हट गया। उनके माता पिता तो चिंता में पड़ गए, लेकिन गौरी बहुत निश्चिंत हो गई। वह नित्य प्रति अखबार पढ़ती। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन फिर से शुरू हो गया। यह कहानी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित है कि जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस समय की घटना को आधार बनाकर यहाँ दिखाया जा रहा है कि सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हो गया और सीताराम जी की तमाम लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। ऐसे ही एक दिन गौरी पढ़ती है, वह रोज अखबार पढ़ती है क्योंकि उसे ध्यान है कि सीताराम जी के 2 बच्चे उनकी अनुपस्थिति में परेशान होंगे और उनकी देखभाल के लिए कोई न होगा। और यह सब विचार करते करते एक दिन वह पढ़ती है कि सीताराम जी को देशद्रोह के अपराध में, चूंकि उस समय विक्टोरियन शासन था इसलिए उसके प्रति विद्रोह करना देशद्रोह कहलाता था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था और इंग्लैंड शासन के खिलाफ कुछ भी करना उस समय देशद्रोह था। तो विक्टोरियन शासन के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन में साथ देने के कारण सीताराम जी को देशद्रोह के अपराध में सजा मिली। 1 वर्ष का सश्रम परिश्रम के साथ सश्रम कठोर कारावास। यह सुनते ही गौरी ने अपने मन में कुछ निश्चय किया, अपना कर्तव्य निश्चय किया उन बच्चों के प्रति और सीताराम जी के प्रति जिन्होंने देश प्रेम के कारण अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की। यह भी नहीं सोचा उनके बच्चों को कौन देखेगा और जेल चले गए। उनके प्रति गौरी के मन में इतनी श्रद्धा उमड़ती है और उन बच्चों के प्रति इतना प्यार उमड़ता है कि वह हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाती है। पहले तो वह कुछ क्षण टहलती है कि वह किससे कहे और कैसे कहे, फिर अपना मन सुनिश्चित कर दृढ़ निश्चय कर वह अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी कहती है वहां बच्चे हैं। उसकी माँ कहती है कानपुर में क्या है, क्यों जाओगी तुम कानपुर? गौरी दृढ़ निश्चय के साथ कहती है वहां बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा बच्चे? कैसी बातें करती हो गौरी, पागलों की सी? गौरी नहीं माँ, पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। और इस प्रकार गौरी हिम्मत करके उन बच्चों के लिए अपनी माँ के समक्ष बोलती है। वह अपना कर्तव्य निश्चित करती है कि वह अपने देश के लिए और कुछ कर सके या न कर सके, पर एक देश प्रेमी के बच्चों की परवरिश करके उनकी गैर हाजिरी में उनके बच्चों को संभाल कर वह देश प्रेम जैसा अनुभव ही कर पा रही है और उसे अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन समझ रही है, सिर्फ बच्चों के प्रति नहीं, क्योंकि बच्चों के पिता देश प्रेम के कारण ही अपने नन्हे बच्चों को छोड़ करके जेल चले गए हैं। सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने अपने देश का साथ दिया, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वे अपने बच्चों के लिए रुके। अगर वे चाहते तो कांग्रेस का साथ छोड़कर सत्याग्रह में भाग न लेकर अपने बच्चों की परवरिश के लिए रुक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और शायद इसी कारण गौरी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि उस नायब तहसीलदार की पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं ऐसे बच्चों की परवरिश करूं जिनके पिता देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं और ऐसी परिस्थिति में भी नन्हे बच्चों को छोड़कर जेल चले गए। अतः वह माँ से दृढ़ निश्चय भाव से कहती है नहीं माँ, उन बच्चों को तुम भी जानती हो, उन बच्चों को मेरी जरूरत है, मैं उनके पास अवश्य जाऊंगी। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात का हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं, अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली पर तेरे बापूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। पर गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो, रास्ते में मुझे कुछ कष्ट ना होगा, अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। माता बहाना बनाती है कि तेरे पिताजी घर पर नहीं हैं, उनके आने की तो प्रतीक्षा कर ले। उन्हें लगता है पिताजी आएंगे, किसी न किसी रूप से उसे समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि गौरी एक बार जो निश्चय कर लेती है फिर वह उस हट से पीछे नहीं हटती, उसे समझाना मुश्किल होता है। इसलिए उनके पिता का बहाना बनाती है, पर गौरी इससे भी नहीं मानती।
वह कहती है कि नहीं माँ, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे रास्ते में कोई कष्ट ना होगा, मैं कानपुर जाऊंगी। और इस तरह दृढ़ निश्चय के साथ वह शाम को एक नौकर के साथ कानपुर चली जाती है। उसकी माँ उसका विरोध नहीं कर पाती। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को न देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार लगातार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चे को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी सो सीताराम जी जानते थे, पर व्यवस्था थी, क्या करते। सीताराम जी को पता ही नहीं था कि उनके बच्चों की देखभाल कौन कर रहा है। बस उन्हें हर महीने एक चिट्ठी मिल जाती थी जेल में कि उनके बच्चे कुशल पूर्वक हैं। पर सीताराम जी जानते थे कि जिस कहारिन के बच्चे के भरोसे वे अपने बच्चे छोड़ आए हैं, उसके भी अपने 3-4 बच्चे हैं, तो भला मेरे बच्चों की परवरिश वह किस प्रकार करती होगी। उन्हें जरा भी आशा न थी कि उनके बच्चों की परवरिश गौरी कर रही होगी, क्योंकि इस घटनाक्रम में व्याख्यान के दूसरे भाग में हम बता चुके हैं कि बड़ी ही चतुराई के साथ राधा कृष्ण जी ने कुंडली मिलने का बहाना ना करके, जन्मपत्री न मिलने का बहाना करके सीताराम जी को वो विवाह के लिए मना कर चुके थे। इसलिए उन्हें कोई आशा न थी कि उनके घर में उनके बच्चों की परवरिश गौरी कर रही होगी। इसलिए वो चिंतित भाव से 1 वर्ष बाद लौटे। सवेरे 6 बजे जेल से मुक्त वे सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए थे। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। न जाने बच्चे किस हालत में। दिखाया जा रहा है कि सीताराम जी जो साल भर से जेल में हैं अपने देश प्रेम के लिए, और उन्हें चिंता है कि इस साल भर में एक बार भी उन्होंने बच्चों का मुंह नहीं देखा। जिस कहारिन के जिस कहारिन के भरोसे वो बच्चों को छोड़ आए हैं, उसके भरोसे पर ना जाने वो मेरे बच्चों की परवरिश किस प्रकार कर रही होगी। यही चिंता उन्हें खाई जा रही थी। इसलिए उनकी जेब में कुछ पैसे थे। पहले वे कुछ मिठाइयाँ खरीदते हैं, जलेबियाँ खरीदते हैं और धड़कते हृदय के साथ अपने घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करके उन्हें क्या दृश्य दिखाई देता है, देखिए। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। न जाने बच्चे किस हालत में होंगे, और बच्चों की चिंता में ही उन्होंने धड़कते हृदय से दरवाजे पर पैर रखा। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप। जैसे ही उन्होंने धीरे से पैर रखा, धीरे से चोरों की तरह पैर रखा कि कहीं मेरे बच्चे मुझे देखकर मुझे इस प्रकार न देखें कि मेरे मन में अपराध भाव जागृत हो जाए कि मैं अपने उन नन्हे बच्चों को कैसे छोड़ के चला गया बेसहारा। और धड़कते हृदय से चोरों की भांति जैसे ही उन्होंने चुपके चुपके घर में प्रवेश किया, तो आंगन में पहुंचते ही गौरी को देखकर वे अवाक रह जाते हैं और पूछते हैं, आप। बड़े ही आश्चर्यचकित भाव से वह उससे प्रश्न करते हैं, आप। गौरी ने झुककर उनकी पदधूलि माथे से लगा ली। इसका सीधा सा मतलब है कि गौरी ने उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। उनके पैरों को उनका चरण स्पर्श किया और उनके रिश्ते को स्वीकृति दे दी। इस प्रकार से इस कहानी में गौरी, जिसका नाम है, गौरी के व्यक्तित्व के माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि उस समय जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तो केवल पुरुष ही स्वतंत्रता संघर्ष में नहीं कूदे थे। स्त्रियां भी जहां जैसा अवसर मिला, उन्होंने अपने देश प्रेम और अपने उदार चरित्र का परिचय दिया। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर नायब तहसीलदार के साथ वह ऐश का जीवन गुजार सकती थी, बहुत अच्छा जीवन गुजार सकती थी। पर उसने अंग्रेजी शासन के अधीन रहने वाले उस तहसीलदार की बजाय हिम्मत करके अपने माता पिता का विरोध करके सीताराम जी को चुना और निस्वार्थ भाव से साल भर तक उनके बच्चों की परवरिश करती रही। और उनके आने पर
उनकी चरण रज लेकर, उनकी चरण धूल लेकर, चरण स्पर्श करके उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। यह दर्शाता है कि वह एक साहसी महिला थी और समय आने पर संकोच और लज्जा का परित्याग करके उसने अपने निर्णय स्वयं लिए। इस प्रकार स्त्रियों को समाज में क्या स्थान था, यह भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने दिखाया कि कैसे विवाह जैसे मसले पर स्त्रियों की राय नहीं ली जाती थी। बावजूद इसके समय आने पर गौरी जैसी लड़कियां सर उठाकर खड़ी होती हैं और अपना निर्णय स्वयं लेती हैं। गौरी कहानी में गौरी के उदार चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। इस चरित्र से जो प्रभाव सबसे बड़ा सामने आता है वह यह कि जब भी हमें व्यक्तिगत स्वार्थ और देश प्रेम में से किसी एक को चुनना पड़े तो देश सर्वप्रथम होना चाहिए और व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं पीछे होना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं। स्वतंत्रता का मूल्य उन्हें ही पता है जिन्होंने परतंत्रता देखी है। इसलिए गौरी कहानी से हमें जो भी सीख मिलती है उसको ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये कहानियाँ न केवल एक कहानी है बल्कि हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाहे वह निर्णय लेने की क्षमता है, चाहे वह समाज में स्त्रियों की दशा है, उनकी निर्णय शक्ति है, उनके विवाह के विषय में उनसे किसी भी प्रकार की पूछताछ न करना, जो उस समय एक सामान्य सी परंपरा थी कि माता पिता ही निश्चित करते थे कि बच्चों का विवाह कहाँ होगा। और इस प्रकार गौरी उनका विद्रोह करके यह सिद्ध करती है कि एक समय आने पर स्त्रियां भी अपना निर्णय अपने लिए स्वयं ले सकती हैं। इन सारी बातों को देखते हुए गौरी कहानी का मूल्यांकन करते समय ये ध्यान रखना है कि गौरी सिर्फ एक स्त्री चरित्र ही नहीं है, वह हमारे लिए एक संबल भी है, एक प्रेरणा स्रोत भी है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के सभी प्रश्नोत्तर आपको PDF के जरिए प्राप्त हो जाएंगे कैंपस केयर ऐप पर। आप उन्हें देखें और ध्यानपूर्वक अपने वर्कबुक में लिखें। वर्कबुक में लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक और राइटिंग का अच्छी तरह ध्यान रखें, जिससे आपका नोट बहुत ही सुंदर रूप में तैयार हो, और उसे चेक करने के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर भेजिए। तब तक प्रश्नोत्तरों की प्रतीक्षा कीजिए।